बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि रोज़ जज़ा उन लोगों का हिसाब आम आदमी की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा सख्त होगा जो इस दुनिया में इक़्तिदार की किसी पोजीशन पर फायज़ रहे हैं। इसीलिए खान अब्दुल अली ख़ान के भाई और अज़ीम पश्तो शायर गनी ख़ान फरमाते हैं कि बादशाही द जहान सकटे जान लवल ज़ियाते गम द इंसाफ तलल मुश्किल दी सब ज़्यात करे सब कम। यानी दुनिया की बादशाही के पीछे दौड़कर अपने लिए गम क्यों बढ़ाते हो, इसमें तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तोलना बड़ा मुश्किल काम है और तुमसे इसमें ज़रूर कोई न कोई गलती सरजद होगी। लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार के पीछे हमारे सियासतदान तो क्या, गैर सियासतदान भी मरे जा रहे हैं। इन दिनों इलेक्शन सर पे है और जहां बड़े बड़े लीडर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए मरे जा रहे हैं, वहाँ निचली सतह के लीडर MNA और MPA बनने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। हालांकि तारीख़ का सबक यही है कि इस तालाब से बहुत कम लोग ही उरियां हुए बग़ैर निकलते हैं। दूर मत जाइए, माजी करीब में देख लीजिए सद्दाम हुसैन के लहजे में क्या तमकनत थी। वो तनहा इराक़ के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। उनसे मामूली इख्तिलाफ करने वाला ज़िंदा नहीं रह सकता था। वो इस इक़्तिदार की तवालत के लिए लंबे अरसे तक अमरीकियों के हाथों में खेलता रहा, लेकिन फिर वो वक्त आया कि उन्हीं अमरीकियों के हाथों बेसरसामानी में फांसी चढ़ गया। कर्नल क़ज़ाफ़ी हमारे सामने एक और मिसाल है। लीबिया के मुतक़लनान हुक्मरान थे और हमारे बाज़ दीनी लीडर भी उनके ख़जाने से इस्तेफ़ादे के लिए वक्तन फ़वक्तन वहाँ हाज़िरी लगाया करते थे। अपनी हिफाजत पर उन्होंने सैकड़ों मर्द व ख़वातीन को मामूर कर रखा था। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर कोई इख्तिलाफ़ी आवाज़ नहीं छोड़ी, लेकिन बिलाखिर वो भी अमरीकियों के हाथों इक़्तिदार से महरूम और फिर उन्हीं के हाथों मारे गए। अपने पड़ोस अफ़गानिस्तान को देख लीजिए। डॉक्टर अशरफ गनी अमरीकियों की हिमायत से इक़्तिदार में आए थे। अपने दौरे इक़्तिदार को बचाने के लिए वो आखिरी हदों तक गए, लेकिन तालिबान के हाथों उन्हें मुल्क से फ़रार होना पड़ा और अमरीकियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। अपने पाकिस्तान को देख लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल ज़िया के हाथों फांसी चढ़ गए। उनके दोनों बेटे गैर फितरी मौत मरे और बेटी बेनज़ीर भुट्टो को भी पिंडी में दहशतगर्दों ने ज़िंदगी से महरूम कर दिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक नहीं बल्कि 2 बार फ़ौज के हाथों इक़्तिदार से महरूम किए गए। भाई, भतीजों और बेटी समेत क़ैदोबंद और जलावतनी की सऊबतें काटी, लेकिन फिर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। इंदिरा गांधी इंडिया की एक ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म थी, लेकिन उन्हें उनके एक सिख सिक्योरिटी गार्ड ने मौत की नींद सुला दिया। उनके बेटे राजीव गांधी को एक तामल ने मार डाला, जबकि एक और बेटा संजय गांधी, जिसे उन्होंने अपनी जानशीनी के लिए तैयार किया था, तैयारे के हादसे में हलाक हुए। सिकंदर आज़म की मिसाल ले लीजिए। उसने दुनिया के बेशतर हिस्से को फ़तह कर लिया था। मिस्र का शहर सिकंदरिया आज भी उसके नाम से मंसूब है, लेकिन वो बाबल की एक झोंपड़ी में इंतहाई कसमपुरसी की हालत में मर गया। उसका अकलौता बेटा उसकी ज़िंदगी में कत्ल किया जा चुका था, जबकि उसकी मौत के बाद उसकी सुल्तनत उसके 3 जर्नलों में तकसीम हो गई। ज़िंदगी के आखिरी वक्त में फतूहात के लिए मशहूर सिकंदर आज़म ने कहा कि अफसोस, मैं दुनिया को फ़तह करना चाहता था, लेकिन मौत ने मुझे फ़तह कर लिया, और अफसोस कि मुझे ज़िंदगी में वो सुकून भी न मिल सका जो एक आम आदमी को मैसर होता है। बांग्लादेश के साबिक़ सदर ज़ियाउर रहमान ने बड़ी मुशक्क़त उनके साथ वज़ीर आज़म का मुकाम हासिल किया, लेकिन एक फ़ौजी अफसर मेजर जनरल मंजूर ने यह सोच कर उन्हें कत्ल कर दिया कि उनकी जगह वो ममलिकत के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजिल हासिल कर लें। नेपोलियन बोनापार्ट, जो बुनियादी तौर पर फ़ौजी था, ने पहले फ़्रांस के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, फिर दूसरे ममालिक में दरअंदाज़ी शुरू की और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे यूरोप पर काबिज़ हो गया। पहले फ़्रांस की एक हसीना से शादी की और फिर उससे अलायदगी इख्तियार करके ऑस्ट्रिया की बादशाह की बेटी को बीवी बना लिया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कहा करता था कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान कोई और नहीं। मैं हुकूमत और मोहब्बत का भूखा था। हुकूमत मुझे मिली, लेकिन साथ नहीं निभाया, जबकि बेतहाशा तलाश के बावजूद मोहब्बत मुझे मिल ही न सकी। अल्लाह की असल नेमत खुशी, सुकून और क़नाअत है, लेकिन सियासत और इक़्तिदार इन सब चीज़ों को छीन लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों
हमारे लोग इसके लिए न सिर्फ तगदो पे रहते हैं बल्कि इसकी खातिर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इन दिनों इलेक्शन का मैदान गर्म है। हर किसी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं बनना, सिर्फ एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला बनेंगे। लेकिन हर सियासतदान दौड़ में है, हर उसूल को कुर्बान कर रहा है। खूनी रिश्ते तक कुर्बान हो रहे हैं, दीनी अक़दार कुर्बान हो रहे हैं। खुशामद और चापलूसी अपनी इंतहाओं पर है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, हालांकि खुशी और सुकून इक़्तिदार में नहीं। और अगर कोई सिकंदर आज़म भी बन जाए तो उसे ज़िंदगी के आखिरी औक़ात में ये कहना पड़ेगा कि मैं दुनिया को फ़तह करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस कि मौत ने मुझे फ़तह कर लिया, और अफसोस कि मुझे वो सुकून भी ना मिल सका जो एक आम आदमी को मैसर होता है। इसी तरह अगर कोई नेपोलियन बोनापार्ट भी बन गया तो आखिरी वक्त में उसे यही कहना पड़ेगा कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान कोई नहीं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत की। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाज़रीन, मौजूदा सियासी रहनुमाओं में शायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और तीनों मरतबा निकाले गए। एक लंबे अरसे तक अपोजिशन की सियासत भी की और 2 मरतबा जलावतनी भी काटी। वो पहले सूबाई वज़ीर रहे, फिर वज़ीर आला बने और उसके बाद वज़ीर आज़म। यूँ बारी बारी इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो तदरीजी अमल से भी गुज़रे। इस लिहाज से भी इमरान खान या कोई और उनका हम पल्ला नहीं। मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी हमरकाब बेटी मरीम नवाज़ शरीफ का शुमार बहादुर सियासतदानों में यूँ होता है कि वो मौत का रिस्क ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जब 4 जनरल उनके पास गए और बंदूक की नोक पर उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहा, तो उस इनकार का मतलब ये था कि वो मौत का रिस्क ले रहे हैं। वो ज़िद्दी भी हैं, बाज़ मौक़े पर डट भी जाते हैं और बड़े वक़ार के साथ जेल भी काट लेते हैं। वो सऊदी अरब में जलावतन थे तो उनके वालिद इंतकाल कर गए, जिनकी जनाजा में वो शिरकत ना कर सके। अब के बार उनकी अहलिया मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला थी और उन्हें बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वो मरीम नवाज़ शरीफ के साथ गिरफ़्तारी देने के लिए पाकिस्तान चले आए। ये शायद ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला था और मैं नहीं समझता कि वो ज़िंदगी भर उसको बुला सकेंगे। यकीनन अपनी बीवी को मौत व हयात की कश्मकश में छोड़कर गिरफ़्तार होने के लिए पाकिस्तान आने का फ़ैसला एक गैर मामूली इंसान ही कर सकता है। यही मामला मरीम नवाज़ शरीफ का भी है। उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुश्तरका मज़ारिम का डट कर मुकाबला किया, बावकार तरीक़े से जेलें काटी और फिर उन्होंने भी अपनी माँ को उस हालत में छोड़कर गिरफ़्तारी के लिए पाकिस्तान आने का जो फ़ैसला किया, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, कि जब इनका इक़्तिदार आता है तो इनका रवैया भी बिल्कुल बदल जाता है और बादशाहों वाला बन जाता है। लेकिन अब के बार तो बाकायदा इक़्तिदार में आने से कबल बाप बेटी का रवैया बादशाहों वाला हो गया है। वतन वापसी पर मियाँ नवाज़ शरीफ को चाहिए था कि वो पार्टी तंजीम पर तवज्जो देते और मुल्क भर के आवाम से राब्ता उस्तवार करके उन्हें मोबलाइज़ करते। लेकिन यहाँ वापसी के बाद मियाँ साहब बादशाहों की तरह रायवंड के महल में बैठ गए और पार्टी रहनुमाओं को रियाया समझकर बारी बारी वहाँ बुला रहे हैं। मियाँ साहब ना भरपूर सियासत कर रहे हैं और न ही अभी तक सियासी बयानियाँ तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग रत्ती भर भी सियासत नहीं कर रही। पाकिस्तान वापस आकर मियाँ साहब बादशाहों की तरफ बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि अदलिया के केसेस भी उनके लिए किसी और ने ख़त्म कराने हैं, सियासी बयानियाँ भी उनके लिए किसी और ने तश्कील देना है और PTI को भी किसी और ने उनके लिए संभालना है। मियाँ साहब समझते हैं कि किसी और ने उनके लिए ये सब कुछ करके इक़्तिदार उनकी झोली में डालना है। पहले मुस्लिम लीगी वोटर ये समझ रहा था कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो सियासी मैदान सजाएंगे, लेकिन वापस आकर वो बादशाह बन गए। वो मौसम एंजॉय करने के लिए मरी तो जाते हैं, लेकिन आज तक पख्तूनख्वा का दौरा नहीं किया। अगर जलसों की नौबत नहीं आई या बावजूद जलसे नहीं कर सकते तो बार रूम्स और दीगर तबक़ात से इंडोर खिताबात में क्या चीज़ माने हैं। मियाँ साहब इन दिनों टिकटों की तकसीम में लगे हुए हैं, लेकिन उसके लिए उम्मीदवारों को लाहौर बुला रहे हैं। मियाँ साहब कम अज़ कम ये तो कर सकते थे कि पख्तूनख्वा के टिकटों की तकसीम के लिए सबको अपने दौलत कदे पर हाज़िर करवाने की बजाय ख़ुद पेशावर जाकर किसी 5 स्टार होटल में बैठकर ये काम करते,
ये काम वो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से भी करते तो उम्मीदवारों को ये तासुर ना मिलता कि वो ग़ुलाम हैं। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच पंजाब से शुरू होती और पंजाब पर ख़त्म होती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज तक वो मौसर सियासी बयानियाँ ना दे सके और आवाम के पास जाने के लिए उनके पास कोई मौसर बयानियाँ नहीं है। उनकी पार्टी की मीडिया पॉलिसी भी नहायत नाकाम रही है। यही वजह है कि PTI को पख्तूनख्वा और अब पंजाब में नया जन्म मिल रहा है, और अगर यही बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो इंतखाबी मुहिम गर्म होने पर वो आवाम के सामने जाने के काबिल नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि माजी की तरह एक बार फिर मियाँ साहब को खुशामदियों और बिलखसूस 4-5 खुशामदियों ने अपने नरगे में ले लिया है, जो माजी में भी उन्हें डबोने का मूजिब बने थे। मियाँ साहब इन 4 के टोले के कब्ज़े में रहे और उनका बादशाहाना रवैया बरकरार रहा तो उनका चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब मुश्किल से ही शर्मिंदा ताबीर होगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून ही के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे और उनसे बात होगी मुस्लिम लीग नून की सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत में मौजूद कन्फ्यूजन पे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब, जिनसे हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली पर। एहसन इकबाल साहब, इलेक्शन में बहुत कम अरसा रह गया लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक आवाम में नहीं आई, क्या वजह है? आम तासुर ये है कि मुस्लिम लीग नून से अपना बयानिया वो तश्कील नहीं पा रहा। जी साफ़ी साहब, मैं समझता हूँ कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है अभी शहबाज शरीफ साहब जो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो एक अवामी जलसे से शिखुपरे में उन्होंने खिताब किया। इससे पहले भी वो जलसों से खिताब कर चुके हैं। असल में मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनाब कायद नवाज शरीफ की सदारत में मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड उनके इंटरव्यूज़ पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवारों के कर रही थी, जिसमें कि हमने एक बड़े शफाफ तरीके से हर उम्मीदवार को सुना है और उसके मेरिट के ऊपर ताकि हम फैसले कर सकें। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून है जिसने इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए और कोशिश की है कि वो बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव कर सके। तो ये सिलसिला हमारा जो है जारी था और सोमवार को ख़त्म हुआ है और इसके बाद अब हम हतमी उनको शक्ल देंगे उम्मीदवारों को। फिर हमारी जलसों के प्रोग्राम भी तरतीब पा चुके हैं, जिसमें कायद नवाज शरीफ भी मुख्तलिफ जगहों पर जलसा करेंगे, मरियम नवाज साहिबा भी जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं वो भी जाएंगे और दीगर क़यादत भी जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम को मैदान के अंदर लेकर निकलेगी और हमारा जो बयानिया है वो बड़ा वाज़ेह है कि ये इलेक्शन 2 चीज़ों पर इसका इन्हिसार है। पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान में अमन होगा, इस्तेकाम होगा और मुआशी बहाली के लिए उन पॉलिसीज़ को हम अपना सकेंगे जो मुल्क को ज़रूरी हैं, या इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में इंतशार, खलफशार, महाजराई या पोलराइजेशन की सियासत होगी। पाकिस्तान कतन इस वक्त पोलराइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक बात मैं और बड़ी अहम कहना चाहता हूँ, देखिए हम 75 साल मैं तो समझता हूँ कि ज़ाय कर चुके हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के नज़र। हमारा हमसाया मुल्क और हम 2 मुल्क हैं जो इस खित्ते में 2047 में 100 साल आज़ादी के जश्न मना रहे होंगे। तो जो बड़ा सवाल हमारे सामने है कि अगले 25 सालों में हमारे यहाँ क्या पॉलिसीज़ होंगी, हमारे यहाँ तरक्की की क्या रफ्तार होगी, क्या 2047 में पाकिस्तान के नौजवान जो उस वक्त अपनी उम्र के पुख्ता हिस्से पर होंगे वो तारीख के सामने खुद को सुरखरू समझेंगे या शर्मसार समझेंगे। हमारा हमसाया मुल्क 2047 में जश्न आज़ादी कैसे मना रहा होगा? हमारा हमसाया मुल्क एक वेल मछली की तरह इस खित्ते में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वेल के साथ हम एक शार्क की तरह कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रफ्तार की ज़रूरत है, तेज़ी से तरक्की करनी है और ये तभी मुमकिन है कि अगर अमन और इस्तेकाम होगा। और अगर इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की, नफरत की कुव्वतें किसी तरह आगे आती हैं तो उससे फिर हम उसी तरह अगले 25 साल। लेकिन एहसन इकबाल साहब, जिस तरीके से PTI के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए या जिस तरीके से PTI को
इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो आप समझते हैं कि इसके बाद क्या ये इंतखाबात सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया बन सकेंगे? बल्कि लगता तो यही है कि उसके नतीजे में पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, जो पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद है, रूल ऑफ लॉ का निज़ाम मौजूद है। अगर किसी जगह उनके साथ गलत तौर पे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, तो वो अपील में जाके उनको बहाल भी करा सकते हैं। और दूसरी बात ये देखिए साफ़ी साहब बड़ी अहम है, वो ये है कि ये इलेक्शन और अब जो मुल्क का मुस्तकबिल है, उसमें 2 रवैये हैं। एक रवैया 9 मई का है और एक रवैया 28 मई का है। हम 28 मई वाले हैं और वो 9 मई वाले हैं। देखिए, जो जराइम 9 मई को किए गए, जिस तरह से पाकिस्तान के सलामती इदारों पर हमला किया गया, हमारे शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया, बानी पाकिस्तान कायद आज़म के घर को जला के खाकस्तर कर दिया गया। अब इन घनौने जराइम को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे कहा जाए कि माफ़ कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसकी इजाज़त तो अमेरिका या बरतानिया की जमहूरियत भी नहीं देती कि वहाँ पर अगर कोई इस तरह की एनार्की और आर्सन करे, तो उसको वहाँ कानून जमहूरियत के नाम पे या आज़ादी राय या सियासी आज़ादी के नाम पे दरगुजर कर दे। हर सोसाइटी के अंदर कुछ रेड लाइन्स होती हैं, रियासत की रेड लाइन्स होती हैं, जो भी उन्हें क्रॉस करता है, उन्हें उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है। तहरीक इंसाफ आज जिन मसाइल का सामना कर रही है, ये किसी और के नहीं, ये इमरान खान साहब की अपनी अनापरस्ती और उनकी अपनी गलतियों और हमाकतों का नतीजा है। मुझे बताइए, 3 सवाल हैं। किसने उन्हें मशवरा दिया था कि जब नो कॉन्फिडेंस हुई तो असेंबली से इस्तीफा दे के बाहर आ जाएं? अगर असेंबली में बैठे रहते तो हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे सकते थे। किसने उन्हें मशवरा दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें अपने हाथ से तोड़ दें? अगर वो हुकूमतें उनके पास होती तो उनके पास बहुत बड़ी छतरी होती इंतजामी तौर पे। किसने उन्हें मशवरा दिया था कि वो 9 मई का वाकया कर दें? मुझे बताइए, क्या नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए? क्या हमारे दीगर शहबाज शरीफ साहब, दीगर कायदीन, पीपल्स पार्टी के कायदीन गिरफ्तार नहीं होते रहे? कभी किसी ने एनार्की तो नहीं की। आप अगर मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने नारोवाल के लोगों को ये तो नहीं कहा कि जाके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स को आग लगा दो या पत्थर फेंको। हमने अदालत में मुकदमा लड़ा और उसके बाद रिहाई पाई, कानून के तरीके पे हमने अमल किया, और यही रवैया हर जमहूरी जमात का होता है। तो ये जो एक अच्छा, लेकिन हर जमहूरी जमात का एक और भी रवैया होता है, वो ये कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो किसी गैर जमहूरी इक़दाम को या रवैये को अप्रिशिएट नहीं करती। फिर आप लोगों ने क्यों पीटीआई से बैट का निशान छीनने का खैर मकदम किया, और जब अदालत ने उसको लौटा दिया तो उस पर आपके सदर ने तनकीद की? देखिए, इस वक्त एक जो बात पीटीआई के बल्ले के निशान को लौटाने या ना देने की नहीं है। एक हम रवैया देख रहे हैं कि पीटीआई मुसलसल अपने सियासी एजेंडाज में पाकिस्तान की अदलिया को मुलव्वस करती है। इससे पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जरिए कोशिश की थी कि वो इंतखाबी अमल को डिसरप्ट कर सकें, और जो पेशावर के अंदर फैसला लिया गया है, इसका मकसद भी इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करके इंतखाबी अमल को डिसरप्ट करना है। इस वक्त पीटीआई चाहती है कि किसी ना किसी तरह इंतखाबात का अल्तवा हो जाए, इंतखाबात मुअख्खर हो जाएं और वो डिसरप्शन पैदा करे। उनकी अगर आप सियासत का तज्जिया करें पिछले कई सालों से, वो पाकिस्तान में सिर्फ डिसरप्शन पैदा करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। चाहे वो डिसरप्शन धरने के नाम पे हो, चाहे वो डिसरप्शन असेंबली तोड़ने के नाम पर हो, चाहे वो डिसरप्शन जो है किसी तरह के एहतजाज के अंदर हो, किसी तरह की और कार्रवाई के अंदर हो, चाहे वो अदलिया के जरिए मनपसंद फैसले हासिल करके वो जमहूरी निज़ाम में खलल डालना चाहें, पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें। तो ये डिसरप्शन के हम खिलाफ हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसको अंडरमाइन करने का नहीं, डिसरप्शन का तो हर ज़ीशूर इंसान खिलाफ है, लेकिन 9 मई के ज़िम्मेदारों को अगर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए और उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, तो उसी तरह किसी सियासी जमात पे पाबंदी भी तो नहीं लगनी चाहिए ना? जी बिल्कुल। देखिए, जो सियासी जमातें पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक काम करती हैं, उनका हक है कि उनको इंतखाबी अमल में शरीक होने दिया जाए। लेकिन अगर कोई इंतखाबी सियासत के आड़ में पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों पे हमलावर हो और वो काम करे कि जो आज तक
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोहों ने नहीं किए। मुझे आप ये बताइए, क्या अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पर हमला करने के पादाश में एक रियासत ने सदर ट्रंप को नाअहल नहीं करार दिया? क्या अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पर हमला करने के जुर्म में 18-18, 14-14 साल की सजाएं सुनाकर उन्होंने जेलों में बंद नहीं किया? क्यों किया है? इसलिए कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ हुर्मत होती है, वैल्यूज की, कुछ इदारों की हुर्मत होती है। जब उन्हें पामाल किया जाए तो रियासत में अनारकी पैदा हो जाती है। तो अच्छा। जो 9 मई का वाकया है, इसके लिए तो अगर आप माफी दे देंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई जवाज नहीं रह जाएगा कि हमारे रियासत के इदारों को हम किस तरीके से कायम रख सकें। क्लर्कों का जुलूस निकलेगा, वो उनका दिल करेगा हम भी जरा GHQ से हो लें। कोई किसानों का जुलूस निकलेगा, मजदूरों का निकलेगा, हर किसी का दिल करेगा कि हम GHQ से हो लें। तो इन इदारों को अंडरमाइन करना पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा हो सकता है, किसी पाकिस्तान के खैर खा का एजेंडा नहीं हो सकता। अच्छा, ज़रा पार्टी सियासत की तरफ आते हैं। आपने फरमाया कि आपकी क़यादत और आप लोग मसरूफ़ हैं, बड़े मेरिट पे इंटरव्यूज़ किए गए और टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन आप कोई हमें तादाद बता सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान में कितने अफराद को टिकट मिले हैं? देखिए, अभी तक किसी का हतमी फैसला नहीं हुआ टिकट जो इंटरव्यूज में। अब जो कि इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल हुआ है, इसके बाद अब बोर्ड बैठेगा और उसकी रोशनी में हतमी शक्ल देगा। और जब इनकी हतमी फैसले होंगे और फहरिस्त शाये हो जाएगी या पब्लिक की जाएगी, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। अभी तो इस वक्त हर कोई ये कह सकता है कि मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन मेरे पास अभी फैसला नहीं आया, बशमूल मेरे और हर पार्टी के जो कायद हैं या क़यादत है, किसी के पास भी अभी हतमी फैसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगले चंद रोज के अंदर पार्टी इसके बारे में हतमी फैसले करेगी, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। अच्छा, चलो इस सवाल का भी जवाब तो दे दीजिए कि वज़ारत उज़्मा के लिए ये फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार होंगे? जी, पार्टी के अंदर इस वक्त मुकम्मल इसके बारे में इत्तफाक राय है और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद बार ये इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की सूरत में जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, PMLN के कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। और मैं समझता हूँ साफी साहब, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब की सूरत में हमें एक बहुत सीनियर स्टेट्समैन जैसी शख्सियत दस्तयाब है, जिनके पास पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत तजुर्बा है। फिर उससे अहम बात यह है कि उनका पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ एक बहुत बाहमी एहतराम का रिश्ता है। और पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल से इस वक्त दरपेश हैं जो उसे, और जिनसे हम नबर्द आजमा हैं, इसमें हमें अपने दोस्त मुल्कों की काफ़ी मदद दरकार होगी ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एक इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा बनानी है, मुख्तलिफ सूबों को साथ लेकर चलना है। नवाज शरीफ साहब का बलूचिस्तान के अंदर भी एहतराम है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। वो एक ऐसी शख्सियत हो सकते हैं जो सारी क़यादत को मुल्क की इकट्ठा कर सकते हैं। मुल्क के लिए मुआशी अगर हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना है या चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, जिससे हम अगले 25 सालों में, जैसे मैंने कहा, कि ऐसा बंदोबस्त कर सकें कि मुल्क स्टेबिलिटी के साथ चले और एक एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ पे चले, तो नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। ये जो खसूसियात आपने बयान कर दी, यकीनन वो अपनी जगह पे होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक और भी हिस्ट्री रही है, वो ये कि उनका आर्मी के साथ पड्डा भी ज़रूर आ जाता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस मरतबा उनका फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पड्डा नहीं आएगा? उससे बचने के लिए फिर क्या बेहतर ना होता कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाता? आपका बहुत एक अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि साफ़ी साहब, अगर आप हमारी 75 साल की तारीख देखें तो इसमें से हमने बहुत बड़ा अरसा यूं गुजारा है कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से खाइफ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान से खाइफ रही है, और अदलिया शायद दोनों से खाइफ रही है। और सब इदारों ने बजाय ये कि आगे देखें, वो अपनी कमर की तरफ देखते रहें कि हमारी पीठ में कोई छुरा ना घोंप दे, कोई हम पे वार ना कर दे। अब ये तरीका जो है, हमें इसको बदलना है, पीछे की बजाय आगे देखना है और एक बाहमी एहतराम के ऊपर एक नया इक्विलिब्रियम कायम करना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस बात की रियलाइजेशन है और नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अगर कामयाबी दी
तो हमें एक किस्म का ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा, और उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग में रियासत के हर सतून को इस बात के लिए खुद को दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए आमादा करना होगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह इंटरनल हार्मनी पैदा कर सकते हैं, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, और कैसे एक पॉजिटिव सिनर्जी के जरिए तमाम इदारे एक दूसरे की मुआवनत कर सकते हैं कि जिससे हम अपने इक्तसादी और मुआशी अहदाफ को हासिल कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के जमहूरी इदारे, इनके दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा करें कि जिससे सबकी सिमत और सबके मकासद मुश्तरक हों, और हम मिलकर पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, पाकिस्तान के मीडिया सोसाइटी के साथ मिलकर मुल्क को उस इक्तसादी बहाली नहीं बल्कि एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ के पाथ पे डालें जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सब कुछ तो अपनी जगह पे, लेकिन और मियां साहब ने ये भी फरमाया है कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ या मुल्क के साथ ये कुछ किया तो उनका मुहासबा ज़रूर होना चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर वो जजेस थे तो वो जजेस भी उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत के ईमा पे उनके साथ ये सब कुछ कर रहे थे, और वो अगर एहतसाब करना चाहेंगे तो एहतसाब की ज़द में उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत भी आएगी, उस वक़्त के जजेस भी आएंगे। तो इससे आप नहीं समझते कि माजी की तरफ फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाज़े का आगाज़ खुद ब खुद हो जाएगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने बहुत वाज़े तौर पे अपने उस खिताब में जो मीनार पाकिस्तान पे किया, कहा 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकाम की नीयत से नहीं आया, ना मेरे दिल में कोई इंतकाम है। जो ये इस बात का वो तज़किरा करते हैं कि जो 2017-18 में हालात हमने देखे, यकीनन मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तारीख़ में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब देखा जाएगा तो जो मोमेंटम उस वक्त सी पैक का और हमारी मुआशी बहाली का बन चुका था, जिसे तोड़ा गया, ये सानिया किसी भी लिहाज से सानिया मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं लिखा जाएगा। नवाज शरीफ साहब ये बात इसलिए करते हैं कि हम इस बात को कम से कम यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई काम दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के पास अब इतनी गुंजाइश नहीं है। वो आपको एक लतीफ़ा पता है ना कि एक बंदा अपने रात के वक्त ईद के दिन चूड़ियां लेके जा रहा था गांव में, तो रास्ते में उसको चौकीदार ने डंडा मार के पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि भाई एक चोट और मार दो तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी भी अमलन यही सूरत है कि हम किसी नए हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिहाजा आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला को इसी तरह की सूरत हाल दरपेश थी। उनकी कौम का मुतालबा था कि जो हमारे साथ मजालिम हुए उनका हिसाब लिया जाए, और उन्हें यह भी अंदाजा था कि अगर मैंने हिसाब किताब शुरू किया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी और मुल्क एक दोबारा इंतशार की तरफ चला जाएगा। तो उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सब अपने माजी की गलतियों का इतराफ करें, कौम से माफी मांगें और इस बात का यादा करें कि आइंदा हम इनको नहीं दोहराएंगे। तो कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि जिसमें हम इन चीज़ों को तारीख अच्छा, आपने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी, तो नेल्सन मंडेला ने जहाँ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया वहाँ उन्होंने ये भी किया कि एक वक्त में वो ख़ुद अमली सियासत से रिटायर हो गए और एक बुज़ुर्ग की हैसियत में बैठ के अपनी कौम की रहनुमाई करते रहे। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब भी उस फ़िदराना मुकाम पे बैठ के आप लोगों की रहनुमाई करें, कौम की रहनुमाई करें, बरादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी करें और वज़ारत उज़्मा किसी और के लिए छोड़ दे, ताकि ये ख़तरा मौजूद ना रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर पड़ आ जाए? जी साफ़ी साहब, जैसे आपने अच्छी मिसाल दी। देखिए, नेल्सन मंडेला साहब ने ये फैसला तब किया कि जब उन्होंने अपनी रियासत में ऑर्डर कायम कर दिया, और जब उन्होंने देखा कि अब ये ऑर्डर हो गया है तो उसके बाद उन्होंने अनान इक़्तिदार नई क़यादत को मुंतकिल करके खुद एक एल्डर स्टेट्समैन बन गए। इस वक्त तो पाकिस्तान बीच मंझधार के है और हमें एक बहुत आजमूदा लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है कि जिसके पास वो सलाहियत हो कि वो ना सिर्फ इन चैलेंजेस को हल करने के लिए सही पॉलिसीज़ बनवा सके, बल्कि उसका इतना कद काठ हो कि वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर
जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क की बहाली और पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने के प्रोग्राम को मुकम्मल कर सके। और ये मिशन जो है ये तभी मुकम्मल हो सकता है कि जब आपके पास कोई एक ऑफिशियल रोल हो। साइड लाइंस के ऊपर बैठ के तो आप सिर्फ एक कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन शिप को स्टीयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि हमें जो इस वक्त तूफान है, इसमें पाकिस्तान की मईशत के शिप को स्टीयर करने के लिए एक बहुत तजुर्बेकार कप्तान की जरूरत है। पंजाब के वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज साहबा उम्मीदवार होंगी या कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे? जी, अभी इस बारे में कोई पार्टी के अंदर हतमी फैसला नहीं हुआ। जब इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूं कि इसके बाद पार्टी इसका फैसला करेगी। लेकिन अभी जो मैं आपको ऑफिशियली बात कह सकता हूं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है, और वो पार्टी पोजीशन है, चूंकि इसके ऊपर पार्टी में मुकम्मल कंसेंसस है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब होंगे। मुस्लिम लीग नून किन जमातों के साथ इत्तेहाद में जा रही है या सीट एडजस्टमेंट में जा रही है? किस जमात के साथ मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमारी हलीफ जमातें हैं, जो हमारी हुकूमत में भी शरीक थीं और इससे पहले अपोजिशन में भी जब हम पीडीएम में थे तो हमारे साथ वो शरीक नहीं, इनके साथ बातचीत है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUI, उसके साथ एक हमारा रिश्ता 2013-18 से है, बहुत पुराना है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह MQM के साथ सिंध की हद तक और कराची की हद तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें हम मिलकर आपस में एडजस्टमेंट के ज़रिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरह GDA के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है और बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ जो IPP है वो भी बातचीत कर रही है कि वो भी चाहते हैं कि इश्तराक करें। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो अंडरलाइन है, जो बुनियादी असूल है वो यही है कि जो भी उम्मीदवार जिस हल्के में ज़्यादा मौसर होगा, जिससे कि इंतखाबी कामयाबी यकीनी होगी, उसको हम आगे लेकर आएंगे। और इस वक्त जो एक इंतखाबात में आप उम्मीदवार उतारेंगे, उनके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो जीत सकें। तो हमारे हलीफ जमातों के पास जहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं और जहाँ हमारे पास निस्बतन कमज़ोर उम्मीदवार हैं, उन नशिस्तों पे हम ज़रूर एडजस्टमेंट करेंगे या उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारा अपना मजबूत उम्मीदवार है और या वहाँ पे जीता हुआ हमारा कोई रुकन है असेंबली का या कोई और ऐसा कैंडिडेट है कि जो बहुत पोटेंट है और उसने पार्टी के साथ अच्छा वफादार रहा है, तो यकीनन हमारी मजबूरी होगी कि हम उसको वहाँ पे रिटेन करें। आपने बाकी हलीफों का नाम लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी आपकी हलीफ रही है, PDM में भी और फिर हुकूमत में भी, आपने उसका नाम नहीं लिया। तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का दरवाज़ा बंद है? जी, अभी तक कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी ना ख्वाहिश का इजहार किया गया है और ना कोई ऐसी बातचीत है, बल्कि जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बयानात हैं उससे तो बहुत वाज़ेह है कि वो ऐसी किसी एडजस्टमेंट में दिलचस्पी भी नहीं रखते और वो हमारे सामने इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम समझते हैं कि ये उनका हक है। आपको याद होगा साफ़ी साहब के 2002 में हम उस वक्त ARD का हिस्सा थे, मिलकर जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब 2002 के इंतखाबात हुए, हमने एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ा है, लेकिन उसको एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत लड़ा है। हमने उस अपने आपस के इख्तलाफ को या मुकाबले को दुश्मनी में तब्दील नहीं किया। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि आप अपने नज़रियात के लिए ज़रूर लड़ें, आप मुखालफत भी करें, लेकिन सियासी मुखालफत को नफरत और दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। अब के बार ये तासुर क्यों आम है कि ख़ुद आपकी जमात के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, टिकट तकसीम के मामले पर भी और दीगर मामलात पे भी? जी देखिए सलीम साहब, ये पूरी दुनिया का असूल है। जहाँ पर भी जमहूरियत है, जो बड़ी जमात होती है उसके अंदर यकीनन उतने ज़्यादा लोग होते हैं, उतने ज़्यादा लोग होते हैं, उतने ज़्यादा ग्रुप्स भी होते हैं, फैक्शंस भी होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपस में रसाकशी है, ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। और जितनी जमात बड़ी होगी उसके अंदर इतना ज़्यादा रसाकशी होगी क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोग होंगे, और जितनी जमात छोटी होगी उसके अंदर उतनी कम होगी क्योंकि उसमें उतने लोग ही कम है, उन्होंने आपस में क्या करना होता है। लेकिन जो अहम बात है
कि पार्टी के अंदर क़यादत की सतह पर मुकम्मल यकसुई है और हर शख्स नवाज शरीफ साहब के फैसले को तस्लीम करता है, उनका एहतराम करता है। तो जिस जमात के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट हो और उसके फैसलों को तस्लीम किया जाए, तो नीचे की सतह के इस तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें कोई ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक वाइब्रेंसी लेकर आती हैं। अब देखें, इलेक्शन कमीशन के ने हतमी फहरिस्तें भी जारी कर दी उम्मीदवारों की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े अल्फाज में कह चुकी है कि 8 फरवरी ही को इलेक्शन होंगे। पार्टियां आप कह रहे हैं कि जी आप लोगों की तैयारियां भी उस हिसाब से जारी है, उसके बावजूद ये क्यों है ये बेयकीनी कि हर दो पाकिस्तानी जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इस वक्त एक मखसूस लॉबी मुल्क के अंदर मौजूद है जिसकी सरपरस्ती पीटीआई के लोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बेयकीनी रहे। वो नहीं चाहते कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, क्योंकि उनको ये खौफ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में उनको शिकस्त होगी। और इमरान खान साहब चूँकि अपने जराइम के हवाले से कानूनी जो उनको अमल का सामना है, जेल के अंदर है, वो समझते हैं कि इससे उनको डिसएडवांटेज होगी, लिहाजा हर कीमत पे वो इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। और इसके लिए वो एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी मीडिया पे, कभी किसी और तरीके से। मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया और ख़ुद मुल्क के मफाद में ये है कि जिस कदर जल्दी एक मुंतखब नुमाइंदा मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाए, हम उतनी जल्दी मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अगर ये बेयकीनी रहेगी तो फिर हमारा जो मुआशी चैलेंज और बहरान है, जो अभी फ़िलहाल टला हुआ है, वो फिर हमें आ घेरेगा। लेकिन इस बेयकीनी में जो इंतखाबात होंगे, तो क्या उन इंतखाबात की कोई वक़्त होगी फिर? मैं समझता हूँ कि जो ही अभी इंतखाबी मुहिम बाकायदा तौर पे शुरू होगी, अभी तक आप देखिए किसी भी जमात ने अपने उम्मीदवारों का हतमी ऐलान नहीं किया है। और चूँकि तकरीबन अभी इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ ही हतमी फ़हरिस्तें जारी की हैं उन उम्मीदवारों की जिनके कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए हैं। तो इसके बाद अब सियासी जमातें अपने टिकट्स का ऐलान करेंगी और जब उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा तो उससे फिर इंतखाबी अमल में तेज़ी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी में काफ़ी इजाफा होगा। अगर किसी वजह से खाकम बदहम किसी भी वजह से इलेक्शन कमीशन ने या रियासत ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए कुछ वक्त के लिए या ज़्यादा वक्त के लिए, तो उस सूरत में नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, हमारी तो मौक़िफ़ हमारा बहुत वाज़ेह है कि हम समझते हैं कि मुल्क के मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात बरवक़्त हो जाएँ। चूँकि पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा, कि एक आइनी और जमहूरी रास्ते पे रखने के लिए ज़रूरी है कि एक मुंतखब हुकूमत हो जो पाकिस्तान के चैलेंजेस को हल करने की सलाहियत रखती हो और उनको हल करे। अगर हम इंतखाबात का इल्तवा करेंगे तो उससे पाकिस्तान में अनसर्टनिटी रहेगी। जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार हैं वो बदस्तूर इंतखाबात का इंतज़ार करते रहेंगे। जब तक इंतखाबात के नतीजे में एक 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत नहीं आती, तो जो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, वो हमेशा अपना इंतज़ार करता है फ़ैसले का। चूँकि जो इन्वेस्टर हैं वो तो 10-10 साल आगे देखते हैं कि अगले 10 सालों में क्या होगा। तो हमें तो ज़रूरी है कि हम कम से कम अगले 5 सालों के लिए तो कतईयत पैदा करें, और अगर ये सर्टेनिटी नहीं होगी तो इसका मुल्क को बहुत नुकसान होगा। एहसन इकबाल साहब, 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद हम नए साल में दाखिल होंगे और नया साल शुरू होगा, तो नए साल की मुनासिबत से आप अपना कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि नए साल का जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी कौम का चैलेंज है कि 8 फरवरी को वो इंतखाबात में क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान के पास मोहलत नहीं है कि हम कोई नया तजुर्बा करें। जो वोट है 8 फरवरी का, या वो पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ला सकता है, या वो इंतशार ला सकता है, या वो सी-पैक के मंसूबे को दोबारा बहाल कर सकता है, या सी-पैक के मंसूबे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को, जिसने कि 2013 में पाकिस्तान के लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, मुआशी बहाली जैसे चैलेंजेस में कामयाबी से
कौम को डिलीवर किया, वो एक मुस्तहकम मजबूत जमहूरी हुकूमत के लिए अपना वोट देंगे, चूंकि कमज़ोर मुंतशिर हुकूमत फिर एक और क्राइसिस पैदा करेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो लोगों को इकट्ठा यकजा कर सके। ऐसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है कि जो कौम को दोबारा नफरत और इंतशार की तरफ धकेले, जो ना इदारों के साथ बैठ सके, ना सियासतदानों के साथ बैठ सके, बल्कि वो महज अपनी अना के गिर्द घूमे। वो पाकिस्तान के लिए डिजास्टर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल पाकिस्तान में तामीर, तरक्की और खुशहाली के सफर के आगाज का साल होगा, जिससे हम 2047 में इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब पाकिस्तान की बुनियाद रखने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब हसन इकबाल साहब। नाजरीन, मेरी तरफ से, की प्रोडक्शन टीम की तरफ से आपको पेश की नया साल मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।